हेलो एवरीवन। फ़हीम अशरफ की वापसी, शान मसूद को निकाल दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई। ये हो क्या रहा है आखिरकार? हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और आज की ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से है। तो आगाज़ करते हैं अपने इस शो का। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी, और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस O2। तो स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान की सिलेक्शन जो हुई है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई है और बड़ी ही शानदार तरीके से हुई है, जैसे माजी में होती आई है। इस बार एक मरतबा फिर से नए सेलेक्टर यानी कि वापस आने वाले सेलेक्टर अल हाज मौलाना इंजमामुल हक साहब कमेटी को चेयर कर रहे हैं, और इनका साथ देने के लिए मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज़ मौजूद हैं। तो इस वक्त दो हक और एक हफीज़, देखते हैं इन्होंने क्या फ़ैसला किया, क्या खिचड़ी पकाई, क्या बिरयानी पकाई, या क्या चने वाले चावल बना लिए। देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और अभी हम इनका जिक्र करते हैं, एक एक करके स्क्वाड का जिक्र करता हूं जी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान में किसको रखा गया है। तो रेगुलर ओडीआई का जो स्क्वाड पाकिस्तान का खेलता है उसमें अक्सर प्लेयर तो वही हैं जो पहले से खेलते आ रहे हैं, लेकिन एक दो प्लेयर्स को चेंजेस की वजह से निकाला गया, शामिल किया गया और ऐड कर लिया गया। जिनको रखा गया, जिनको ना रखा गया, उन सबका जिक्र बारी बारी, और उन्होंने अभी तक क्या रिकॉर्ड कायम किए हैं और कितने मैचेस खेल चुके हैं, क्या एवरेज रही है, बारी बारी सबका जिक्र करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जिक्र होगा कि जिसकी सिलेक्शन हुई है वो हमारे चीफ सिलेक्टर साहब के भांजा जी इमामुल हक साहब। माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े काबिल प्लेयर हैं, और अब वो प्लेयर बन चुके हैं। यानी कि जब उनको रखा गया था, जब इंजमामुल हक पहली बार सिलेक्टर बने थे, चीफ सिलेक्टर बने थे, तो उस वक्त इंजमामुल हक ने अपने भांजे को, इमामुल हक साहब को, मौका दिया टीम के अंदर कि आप जाएं और खेलते रहें जब तक मैं बैठा हूं, और वो खेलते ही रहे। आखिरकार वो एक अच्छे प्लेयर बन गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो एक इतने अच्छे प्लेयर हैं कि उसके बगैर हमारी टीम का गुजारा नहीं है, और मैं उनका नाकिद नहीं रहा, मैं उनका अब एक तरह से सपोर्टर बन गया हूँ कि ठीक है भाई, तू खेल ही जा, स्कोर कर, पाकिस्तान के लिए कर, टीम को मैच जितवा, अपनी परफॉर्मेंस को साइड पे कर दो और आप टीम के लिए खेलो। और वो इसी तरह कर रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका है, और इस वक्त वो वेल डिजर्व्ड अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल 100% जस्टिफाई करते हुए वो टीम में शामिल हुआ है। सबसे पहले इमामुल हक कायदी, इनकी एवरेज का जिक्र करते चलें कि 50 से ऊपर एवरेज है इनकी, 51.3 की एवरेज है। अब तक 59 मैचेस खेल चुके हैं, 900 इन्होंने स्कोर की हैं, 16 50 ये कर चुके हैं, और इस वक्त ओडीआई की रैंकिंग के अंदर, आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग के अंदर नंबर 4 पोजीशन पे हैं। ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ज़बरदस्त। इसके बाद आते हैं जी फ़खर ज़मान, इनके ओपनिंग पार्टनर। फ़खर ज़मान भी बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और ये पाकिस्तान के वाहिद डबल 100 करने वाले बैट्समैन हैं वनडे के अंदर। और इस वक्त 70 मैचेस खेल चुके हैं, 48 की इनकी एवरेज है, 10 हंड्रेड्स कर चुके हैं, 15 50 कर चुके हैं, जबकि MRF आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग के अंदर इनकी पोजीशन नंबर 3 है। तो इसके बाद जिक्र करते हैं जी एक नए इंक्लूजन का। नए इंक्लूजन से मुराद कि अभी इनको सिर्फ 2-3 मैचेस ही हुए हैं खेले हुए। अब्दुल्ला शफीक कुछ खास कर नहीं सके 3 मैचेस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको तीनों मैचेस खिलाए गए थे, लेकिन सिर्फ 28 रन कर सके, 9 की एवरेज से इन्होंने स्कोर किया, कोई 50 ना कर सके। सेंचुरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता वनडे के अंदर। अलबत्ता ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े तगड़े बैट्समैन और पाकिस्तान को बड़े अच्छे स्कोर करके दे रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के अंदर डबल 100 भी स्कोर किया। इसके बाद आते हैं जी बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, किंग बाबर आजम इनको कहा जाता है। पाकिस्तान क्या, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह इनके फैंस मौजूद हैं, और इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है ओडीआई के अंदर, पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, 59 की एवरेज है, 18 हंड्रेड्स कर चुके हैं और 26 50 कर चुके हैं। 100 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया को यकीन है कि ये आने वाले दिनों में कई बड़े प्लेयर्स के रिकॉर्ड तोड़ेगा, अपने नाम से कई रिकॉर्ड्स कायम करेगा पाकिस्तान के लिए, और अपने लिए इज्जत का बाइस बनेगा, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करेगा इंशाल्लाह। इसके बाद जी हमने एक नया इंक्लूजन किया है। इंजमामुल हक साहब ने एक अच्छा फैसला ये किया कि नए टैलेंट तैयब ताहिर को मौका दिया। तैयब ताहिर वो प्लेयर है जिसने पाकिस्तान वनडे कप के अंदर टॉप स्कोरर उसने वो रहा था, और इस बार इमर्जिंग एशिया कप के अंदर अभी कुछ दिन पहले जो श्रीलंका में खेला गया, उसमें फाइनल के अंदर इसने इंडिया के खिलाफ 71 बॉल्स पे 108 की इनिंग्स खेली, जिसकी वजह से ये मैन ऑफ द मैच भी रहा, और पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल भी दोबारा से जीता। तो इसको एक अच्छा मौका दिया गया है, बहुत अच्छा इंक्लूजन है, बहुत अच्छा फैसला किया है हमारी इस्लामी सिलेक्शन कमेटी ने। जी शुक्रिया। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस, ये दो हमारे प्लेयर्स विकेट कीपर बैट्समैन हैं, दोनों बड़े अच्छे हैं। रिजवान को थोड़ी शिकायतें रहती हैं वनडे के अंदर कि मुझे चौथे नंबर पे खिला देते हैं, मैं पाँचवें पे नहीं खेलना चाहता, मुझे चौथे पे खिलाएं, मुझे छठे पे भेज देते हैं, मुझे तीसरे पे नहीं भेजते, मुझे पहले पे नहीं भेजते। तो भाईजान रिजवान को सेलेक्ट कर लिया है, लेम एक्सक्यूज साइड पे कर दें। जब इनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ खेलना चाहते हैं, फिर कहते हैं मुझे जहाँ टीम खिलाएगी मैं खेल लूँगा। तो भाई आप अच्छे प्लेयर हैं, आपको नंबर 4 पे उन्होंने पक्का कर दिया, तो आप नंबर 4 पे खेलें,
और आप परफॉर्मेंस दें। इस वक्त तक रिजवान की 2 सेंचुरीज़ हैं, 9 हंड्रेड्स हैं और इनकी 34 की एवरेज है। वनडे के लिहाज से इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, अलबत्ता T20 में इनकी एवरेज बहुत अच्छी है। इसके बाद है जी हारिस। हारिस एक नया प्लेयर है, अभी तक 5 वनडे खेल चुका है, लेकिन 5 वनडे के अंदर 27 रन किए हैं। 27 रन ख़त्म ही नहीं होते। 27 रन, 9 की एवरेज है। तो ठीक है, अभी यंग है, मौका दे रहे हैं, अच्छी बात है, बार बार मौका देना चाहिए इस तरह के प्लेयर को। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस तरह के प्लेयर को डोमेस्टिक में ज़्यादा अच्छे तरीके से खिलाना चाहिए कि भाई आप डोमेस्टिक लाजमी खेलें, लीग्स के अंदर जाके अपना बेड़ा गर्क ना करें, क्योंकि T20 की लीग्स के अंदर जाके आपने जो गुल खिलाने हैं वो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में गुल खिला लें, ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा जहाँ तक मशवरा है टीम को, मेरी ओपिनियन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, वनडे क्रिकेट खिलाएं और टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक वाली टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, इंटरनेशनल में भी लाने की ज़रूरत नहीं है। T20 के लिहाज से पाकिस्तान का नेशनल टीम का पार्ट होना चाहिए, वनडे के लिहाज से नहीं होना चाहिए। डेट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पे सरफराज को शामिल किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं शामिल किया। इसके बाद है जी एक और बड़ी ज़बरदस्त इंक्लूजन इन्होंने की है जी, वो है जी सऊद शकील। सऊद शकील पाकिस्तान की क्रिकेट का और पाकिस्तान की सिलेक्शन का हमेशा से एक अलमिया यही रहा है कि पाकिस्तान में अगर आपने परफॉर्मेंस दी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो आपको मौका देते हैं T20 के अंदर, अगर आप T20 में परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको मौका देते हैं वनडे के अंदर, और अगर आप वनडे के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको मौका मिलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। यानी कि मेयार कुछ इस तरह का बना दिया गया है, क्योंकि इस वक्त दोबारा से इस्लामी शरई हमारी सिलेक्शन कमेटी आ चुकी है। तो उनके पहले भी कोई इस तरह की ख़ास सिलेक्शन के अंदर कोई ख़ास कारनामा हमने देखा नहीं सिवाय इमामुल हक के, लेकिन इस बार भी तो उन्होंने आते साथ ही बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी हैं। सऊद शकील ने नो डाउट कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर श्रीलंका के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इस वक्त वो बड़ा तगड़ा खेल रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप उसको T20 या वनडे के स्क्वाड का हिस्सा बना लें। यानी जैसे पाकिस्तान का बाकी निज़ाम चल रहा है कि आप इंजीनियरिंग करें और पुलिस में भर्ती हो जाएं, आप डॉक्टर बने और आप पुलिस में भर्ती हो जाएं, यानी CSS करके हमारे यहाँ पे जो सिनेरियो चलता है, सिविल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम दें, डॉक्टरी आपने पढ़ी हुई है, पेपर पास करें और पुलिस में जाके ASI लग जाएं या ASP लग जाएं। यानी कि ये निज़ाम चल रहा है, तो आप फिर हालात भी इसी तरह के ही होंगे। तो इस तरह के तजर्बात नहीं करने चाहिए। सऊद शकील से मेरी पर्सनल कोई ये वो नहीं है, लेकिन सऊद शकील की परफॉर्मेंस के लिहाज से कि वो टेस्ट का प्लेयर है तो उसको टेस्ट में ही रखना चाहिए, उसको वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए जब तक कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ना दे और ना ही अपने आप को जब तक मनवा ना ले। चलें, सेलेक्ट कर लिया लेकिन खिलाएंगे नहीं, और उसको सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, उसको एशिया कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया। नंबर 9 पे हैं जी हमारे पास आगा सलमान साहब और इफ्तिखार साहब। ये 2 प्लेयर हमारे बड़े तगड़े हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों दे रहे हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, ज़रूरत पड़ने पे बॉलिंग भी कर लेते हैं, जब दिल चाहे बैटिंग कर लेते हैं, जब दिल चाहे बॉलिंग कर लेते हैं। कभी कभी मैंने सुना है लोगों के कपड़े भी धो देते हैं बाकी प्लेयर्स के और ये इतने माशाल्लाह सीनियर हैं इफ्तिखार के बारे में कि बाबर और रिजवान जो हैं पिछले दिनों इनसे ईदी मांग रहे थे। ईद के दिनों में हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो रिजवान और बाबर इसे ईदी मांग रहे थे कि भाई चाचा हमें ईदी दो तो इतने बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। तो ये अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी एवरेज है, अच्छी बॉलिंग एवरेज है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये अच्छा इंक्लूजन है टीम के अंदर। इसके बाद हमारे 3 ऑलराउंडर्स मजीद आते हैं जी, शादाब, नवाज़ और फ़हीम अशरफ। ये जो शादाब और नवाज़ है ना, ये तो बॉलिंग के अंदर बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, और इनकी जो बॉलिंग की एवरेज है दोनों की, एक की 32 है और एक की 30 है, लेकिन इकॉनमी शादाब की 5.1 है और नवाज़ की 4.9 है। यानी कि शादाब की बॉलिंग की जो एवरेज है और बॉलिंग की इकॉनमी है वो दोनों ज़्यादा है नवाज़ की निस्बत। इसका मतलब कि नवाज़ कंपैरेटिवली बेहतर बॉलर है। देखें शादाब की बॉल्स पे कितने कैच छूटते हैं, शादाब की बॉल्स पे कितनी मिसफील्डिंग होती है, शादाब की बॉल्स पे कितने स्टंप मिस होते हैं, इससे स्टैट्स नहीं बदल सकते। हाँ, स्टैट्स में ना ही ये लिखा जाता है, शादाब की चीज़ के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी शादाब की एवरेज, शादाब की इकॉनमी ज़्यादा है, और कंपेयर टू नवाज़ एक ज़्यादा बेहतर बॉलर स्टैट्स के मुताबिक लग रहा है। ऑल्दो कि मैं दोनों के लिए इक्वल राय रखता हूँ, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, वनडे और शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर दोनों को खिलाना चाहिए, दोनों को बाहर नहीं बिठाना चाहिए, दोनों टीम का हिस्सा है, और शादाब तो इस वक्त वैसे ही वाइस कैप्टन बन चुका है। इसके बाद आता है जी एक फ़हीम अशरफ, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इंक्लूजन है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान की तरक्की का राज जो है और जो पाकिस्तान के सुनहरे दिनों का राज है जो इस वक्त चल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा राज यही है कि आप परफॉर्मेंस दें डॉक्टरी की फील्ड के अंदर तो आपको सेलेक्ट करेंगे पुलिस की फील्ड के अंदर, आप परफॉर्मेंस दें इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको सेलेक्ट करेंगे मेडिकल के अंदर। तो यही निज़ाम यहाँ चल रहा है। फ़हीम अशरफ को जब सेलेक्ट किया गया तो इंजमाम से जब साफ़ी ने पूछा जी इनको क्यों रखा गया, कहते हैं जोनसा फ़हीम अशरफ, जोनसा फ़हीम अशरफ है ना, वो जी उसने PSL बड़ा अच्छा खेला था, ऑल्दो कि उसने PSL में भी कोई मैच इस दफ़ा नहीं जिताया, उसकी कारकर्दगी ज़ीरो थी। अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी होती तो इस्लामाबाद नॉकआउट स्टेज से आगे आती, फाइनल में आती, लेकिन इस्लामाबाद तो पहुँच नहीं सकी, और इस्लामाबाद जिस तरीके से नॉकआउट स्टेज पे पहुंची वो भी सारे जानते हैं। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, और फ़हीम अशरफ ने तो कोई खास इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी। इनको बिग बैश के अंदर मौका मिला होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, वहाँ पे भी जलील ही करवाया इन्होंने। तो
कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। गलत बात की इंजमाम ने, गलत आर्गूमेंट दिया इंजमाम ने इसको सेलेक्ट करते हुए कि फ़हीम अशरफ ने जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीएसएल के अंदर। पता नहीं कहाँ, और अगर दी भी है तो उसको टी20 के फॉर्मेट में सेलेक्ट करना चाहिए था, ना कि वनडे के फॉर्मेट के अंदर। तो अल्लाह ही हाफिज़ ऐसी सिलेक्शन का, जहाँ 2 हक और 1 हफीज़ हो तो फिर ऐसा फैसला बनता है, ख़ास तौर पे जब चीफ सेलेक्टर हमारा इस्लामी और शरई हो। इसके बाद आता है जी 4 बॉलर्स हैं हमारे। बॉलर्स की मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। हारिस, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर। वसीम जूनियर अभी इतना कुछ नहीं कर सका, लेकिन इनके मुकाबले के ऊपर हारिस, शाहीन और नसीम, नसीम जो है वर्ल्ड कप फाइनल का अगर आपको स्पेल याद हो जो उसने किया था, बैट्समैन को नचाने वाला, बैट्समैन को डांस करवाने वाला जो बॉलर है वो नसीम शाह है। नसीम शाह सारे फास्ट बॉलर्स के अंदर सबसे कम एवरेज इसकी इस वक्त चल रही है, यानी कि 15 की। ऑल्दो कि उसने 8 मैचेस खेले हैं, 23 विकेटें हैं उसकी, लेकिन 15 की एवरेज है और 4.7 की इकोनॉमी है। दोनों चीज़ें बेस्ट हैं उसकी, उसकी दोनों चीज़ें बेस्ट हैं, और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके इतने इतने बड़े फ़ैन हैं कि इंडिया की हीरोइनें उस पर मरती हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ कि जब हमने वर्ल्ड कप में भी देखा और उससे पहले भी देखा, टी20 वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप हुआ, कि उसमें भी उनकी एक हीरोइन है, मुझे उसका नाम नहीं पता कि वो कौन है, उर्वशी रौटेला आई थिंक। वो जो है वो बड़े इसके फेवर में बयानात दे रही थी और स्पेशल इसको देखने आती थी और ऐसे ऐसे करके देखती थी कि वाह चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट नहीं है उसके लिए। तो नसीम को अल्लाह ताला मज़ीद इज़्ज़तें दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे। नसीम बड़ा अच्छा बॉलर है। इसके बाद शाहीन और हारिस जो हैं, इन दोनों की भी एवरेज में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहीन इस वक्त फर्स्ट बॉल पे विकेट लेने वाला दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बॉलर बन चुका हुआ है। जो इसने वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट में कर दिया, जो उसने 100 में कर दिया, और जो उसके अलावा वो पहले ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर है, वो इतना शानदार बॉलर बन चुका है कि उसका नए बॉल से, खास तौर पे पहले 2-3 ओवर जो हैं आउटस्टैंडिंग, इसमें वो विकेट ले लेता है और वो ले रहा है कंसेक्यूटिवली, साबित कर रहा है कि वो इससे अच्छा नया बॉल का बॉल करने वाला बॉलर आज तक या अभी तक इस पूरे क्रिकेटिंग एरा में इस वक्त मौजूद नहीं है। तो वो एक बड़ा तगड़ा बॉलर है। हारिस जो है उसके अंदर थोड़ी सी कमी है कि वो बॉल को स्विंग नहीं कर पा रहा, और अगर स्विंग करे तो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी पेस बहुत अच्छी है, थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा मज़ीद गाइड किया जाए तो वो बड़े अच्छा बॉलर, मज़ीद अच्छा बॉलर, वो मज़ीद मोहलिक, लीथल और ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर बन सकता है। तो हारिस के लिए भी गुड लक है। और शाहीन की मैं रैंकिंग बताता चलूँ कि शाहीन वाहिद बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त टॉप 10 में आता है, यानी कि 9th पोजीशन है इसकी ओडीआई के अंदर। तो ये तो होगी थी हमारी रेगुलर टीम, जिसका जिक्र करना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था कि एशिया कप में हम किस स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, किस टीम के साथ हम हिस्सा ले रहे हैं, किसको क्यों शामिल किया गया और किसको क्यों निकाला गया। अब रह गई बात निकाले जाने वाली। शान मसूद को नहीं रखा गया, हारिस सोहेल को नहीं रखा गया, सानुल्लाह को नहीं रखा गया। शान मसूद के लिए सबसे पहले शुक्र है अल्लाह का, इनामुल हक का अच्छा फैसला। लेकिन इससे पहले जो हमारे चेयरमैन आए थे नजम शेठी साहब, उनके दौर के अंदर शान मसूद में कुछ ऐसा सितारा, कुछ ऐसी चमक, कोई ऐसी ही रोशनी नज़र आई कि आते साथ ही उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया, जिस बंदे ने सिर्फ 4 मैचेस खेले थे हिस्ट्री के अंदर, 4 ओडीआईस खेले थे हिस्ट्री के अंदर, उसको वनडे का वाइस कैप्टन बना दिया गया। चलें, आपने वाइस कैप्टन बना दिया और आपने उसको टीम का पार्ट बना दिया, लेकिन जब उसको मौका मिला है तो वो कुछ खास नहीं कर सका। तो इस तरह के प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसने टी20 में परफॉर्मेंस दिया तो हम उसको इधर ले आएंगे, या उसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दिया तो हम उसको वनडे में खिला लेंगे और वाइस कैप्टन बना देंगे। ये नहीं करना चाहिए। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए। मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए, और मेरिट यही है कि जो जिस फॉर्मेट में सेलेक्ट परफॉर्मेंस दे उसको उसी फॉर्मेट में सेलेक्ट किया जाए, जैसे कि तैयब ताहिर को आपने किया है। मैं आपके साथ हूँ, आपका फैसला अच्छा है। लेकिन जहाँ तक बात है फ़हीम अशरफ की, जहाँ तक बात है आपके सऊद शकील की, तो ये ज़्यादती है, ये सरेआम ज़्यादती है। लेकिन 18 के जो कॉम्बिनेशन है, 18 के प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन के अंदर 2 चवलें बनती हैं जो इन्होंने मारी हैं। अब तक के लिए इतना ही। यकीनन मेरा चैनल सब्सक्राइब आपने अभी तक अगर नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि मेरा कंटेंट मुझे लगता है कि आपको अट्रैक्ट करेगा। मेरी ये वीडियो आज की मैंने कोशिश की है कि इसमें थोड़े से आपको इल्म में मज़ीद इजाफा करने की कोशिश मैं करता रहूँगा और कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद आपको मेरा ये जो आज की मैंने हर एक बंदे का थोड़ा सा एक पोस्टमार्टम किया है, शायद आपको पसंद आ जाए, अच्छा लगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा ना भी लगे तो शेयर ज़रूर कर, आप ये वीडियो अपने तक ना रखें, कम से कम 3 लोगों को बताएं ताकि किसी का भला ज़रूर हो। और अगर आप ये 3 लोगों को शेयर करेंगे और 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे तो यकीनन आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। चैनल देखने का शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।